तमाम पार्टिसिपेंट्स को दी लर्नर्स एकेडमी ऑनलाइन की तरफ से खुशामदीद। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। पीछे हम कुछ चीज़ें पढ़ रहे थे तो फिर उसमें वक्फा आने की वजह से कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक हुई, लेकिन उम्मीद है कि जो ये नया सेशन है उसमें आप ये चीज़ें अच्छी तरह समझ पाएंगे। और अगर पीछे आपको चीज़ें याद हों, और याद होनी चाहिए असूलन, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जिस तरह के आप ये स्लाइड में देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है। ये नंबर 1 जो है ये सिर्फ मेरे पॉइंट्स होते हैं, स्लाइड के नंबर्स होते हैं ताकि आगे पीछे ना हो। चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाते हुए इसकी पहचान ता है, ती है, ते हैं वगैरह बताई जाती है, जो कि जाहिर है पिछली तमाम अहमकाना बातों में से एक मजीद अहमकाना बात का इजाफा है। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि everything we have been taught in schools and colleges and university is entirely a nonsense. So this same thing goes with the present indefinite. तो देखते हैं क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ, और ता है, ती है वगैरह कहाँ। अच्छा ये देखिए वो कुत्ता है। अब ये इसके एंड पे ता है आया है, तो क्या फिर इसको हमें ये कहना चाहिए डॉग्स? तो ये एंटायरली नॉनसेंस होगा कि हम चीजों को ऐसे देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है वसी, इनडेफिनिट का मतलब होता है लामहदूद, वसी, बेकिनार, जिसका कोई किनारा नहीं है। इस टेंस का नाम इंडेफिनिट होने की वजह यह है कि अंग्रेजी जुबान में इसका इस्तेमाल बहुत वसी है। ये बात पिछले सेशंस में भी हो चुकी है कि जहां जो नाम रखा गया है किसी चीज का, सिवाय चंद एक चीजों को छोड़कर, तो वो एक्चुअली उन चीजों की एक्सप्लेनेशन के लिए ही रखा जाता है। कोई नाम भी जो है, वालेकुम अस्सलाम, कोई नाम भी जो है वो बिला वजह नहीं रखा गया। तो इनडेफिनिट का मतलब जिस तरह के आप देख रहे थे, लामहदूद है, वसी है, बेकिनार का मतलब है जिसका कोई किनारा ना हो। तो इसका मतलब है इसका नाम अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट रखा गया है तो ये टेंस जो है इसका इस्तेमाल बहुत वसी है, इसलिए इसको इस नाम से पुकारा जाता है। देखते हैं किस तरह इसका इस्तेमाल वसी इस्तेमाल में से कुछ बुनियादी नौइयत का इस्तेमाल हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि इसका इस्तेमाल बहुत वसी है तो वो सारे इस्तेमालात ही मैं आपको बता सकूंगा, ये पॉसिबिलिटी में नहीं है। वही चीज के हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हम कहीं बिगिनिंग लेवल पे खड़े होते हैं, फिर उसका फैलाव होता चला जाता है। सबसे पहले हस्ब दस्तूर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, यानी कि हम जब भी कोई चीज पढ़ते हैं टेंसेस वगैरह, तो आपको पता होगा कि हम सबसे पहले उसकी कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं, देन फिर हम उसका यूज देखते हैं। तो जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो वो है सब्जेक्ट और बेस फॉर्म, या फिर इस अब्लीक का या स्लैश का मतलब होता है या फिर सब्जेक्ट और एस फॉर्म। अब यहाँ पे ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि सब्जेक्ट और बेस फॉर्म और सब्जेक्ट और एस फॉर्म, और ये शुरू दिन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी प्रेजेंट टेंस होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका कौन सा एस्पेक्ट, ना मैं इंडेफिनिट को कह रहा हूँ, ना कॉन्टिन्यूटी को, ना परफेक्टिविटी को, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को, सिर्फ मैं प्रेजेंट टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जब भी प्रेजेंट आता है तो आपको पता दो फॉर्म्स हम यूज करते हैं, बेस फॉर्म और एस फॉर्म। तो उसी का यहाँ पे आपको बताया गया है। अच्छा जी, मसलन बेस फॉर्म की हम मिसाल लेते हैं तो आई गो टू कॉलेज, और एस फॉर्म की अगर हम मिसाल लेते हैं ही, शी, दिस, दैट, या कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाए तो ये देखें ही गोज टू कॉलेज या अली गोज टू कॉलेज, वो भी सिंगुलर है। आप देख सकते हैं कि इस टेंस में मेन वर्ब तो मौजूद है, ये देखें कर्सर को देखें, मेन वर्ब तो मौजूद है मगर एक्सैलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है। एक्सैलरी का मतलब हेल्पिंग ही होता है, जिस तरह एक्सैलरी फोर्सेस हम कहते हैं, यानी कि हेल्पिंग फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो पहले से लड़ने वाली फोर्सेस को पीछे से जाके मदद देती हैं, तो उनको एक्सैलरी फोर्सेस कहा जाता है। तो वही लफ्ज एक्सैलरी वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब। क्या आप सोच सकते हैं कि एक्सैलरी वर्ब मौजूद ना होने से इस टेंस में क्या मसला खड़ा हुआ है? अच्छा, एक लम्हे के लिए जरा सोचें कि अगर इसमें एक्सैलरी वर्ब नहीं है, जिस तरह के आप देख रहे हैं सिर्फ मेन वर्ब मौजूद है,
तो आप एक लम्हे के लिए जरा सोचें कि अगर इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो क्या मसला खड़ा होगा। सिर्फ चंद सेकंड के लिए सोचिए। जी मुकद्दस, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, अभी भी नहीं आ रही। नो नो, नो साउंड। चलिए खैर, जी वलीद आप बताना पसंद करेंगे? चलिए, मेरे ख्याल वलीद भी शायद बिजी हैं। तो मसले को हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक्सेलरी नहीं है यहाँ पे, जैसे कि नहीं है, तो क्या मसला है। याद रखिए कि किसी टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब की अदम मौजूदगी की सूरत में हमारे पास ऑपरेटर नहीं होगा। जाहिर है हमने आज तक जितनी भी चीजें पढ़ी हैं तो हम बाकायदा उसमें ऑपरेटर का आइडिया हर रोज पढ़ते आए हैं, और हमने ये पढ़ा है कि जहां एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं तो वहां पे हम मेन वर्ब को, सॉरी मेन हेल्पिंग वर्ब को हम ऑपरेटर के तौर पे ले लेते हैं, और अगर एक आधी हेल्पिंग वर्ब हो तो फिर उसी वर्ब को ही लेते हैं, चूंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। अब जब हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है तो एक रियल इशू खड़ा हुआ कि फिर इसमें ऑपरेटर कहाँ से लाएंगे, और अगर ऑपरेटर नहीं होगा तो डेफिनेटली वी कांट मेक इट्स नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो आपके ख्याल में इसके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो ये देखें, यही बात जो मैं कर रहा था, आपको बार बार ये बात बतलाई गई है, ऑपरेटर के बगैर हम फिक्रे को ना तो सवालिया बना सकते हैं और ना ही मनफी। देखिए, ये बड़ी अहम चीजें हैं जिनमें शायद आप इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे। ये पूरी आपको साइंस बताई जा रही है कि ये किस तरह, यानी कि इसमें एक फ्लॉ है, इस टेंस में एक नेचुरल फ्लॉ है, ना किसी अंग्रेज ने ये फ्लॉ पैदा किया और ना मैंने ये फ्लॉ निकाला है, बल्कि उसके अंदर मौजूद फ्लॉ का मतलब खामी या नक्स, उसके मुतालिक आपको बताया जा रहा है बाकायदा कि इसमें ये अभी वाहिद टेंस आया है जितने भी हमने पढ़े कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये बात जाहिर है यहाँ है, वाजे है कि हेल्पिंग वर्ब के बगैर तो फिर हम ऑपरेटर नहीं ले सकते, ऑपरेटर नहीं होगा तो फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं होगा। सवाल पैदा होता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या इसके सवालिया और मनफी फिक्रात भी नहीं है या नहीं होने चाहिए? जवाब इसका यह है कि बाकी टेंसेस की तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी सवालिया और मनफी फिक्रात हुआ करते हैं और होने भी चाहिए। तो फिर इस मसले का हल क्या है? अब ये देखें, आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको पूरी बात अब समझ आ रही है। यानी कि होने चाहिए, हमें पता चल गया नेगेटिव, तो वो जो जिसने इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना, वो तो इसके अंदर एलिमेंट ही मौजूद नहीं, वो तो जौहर ही नहीं। जवाब इसका ये है कि इस मसले का हल निकालने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम अपने पास एक ऑपरेटर देना पड़ेगा। अब जाहिर है चूंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं जिसको हम ऑपरेटर के तौर पे ले लें, तो फिर इस मसले का कोई तो हल हमें करना है ना। तो फिर हम अपने पास से इसको ऑपरेटर देते हैं। ये चीज अच्छी तरह समझ लें, शायद आप इसको यूं ही ले रहे हैं, मेरी कोई बात भी यूं ही नहीं होती। आपको नहीं पता जब ये डेवलप होंगे तो ये कितनी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। देना पड़ेगा, और वो ऑपरेटर होता है डू। यानी कि जो आपको टीचर हमेशा ये लगवाते रहे हैं कि डू नॉट ला दो, डज नॉट ला दो, उसकी कोई लॉजिक नहीं है आपके पास, ना टीचर के पास। आज आपको पता चला कि ये डू तो इसका हिस्सा ही नहीं है, तो ये फिर आया कहां से? नंबर एक तो ये उस कमी को पूरा करने के लिए आया जो ऑपरेटर की थी, जिसके बगैर ना हम नेगेटिव बना सकते, बन ही नहीं सकता, और ना इंट्रोगेटिव। अब जब वो बन नहीं सकता लेकिन बनाने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बनाने हैं बाकियों की तरह से, तो फिर हम इसको अपने पास एक ऑपरेटर देते हैं और वो डू है। चलिए साहब, ऑपरेटर का मसला तो हल हुआ। अब हम बाकी टेंसेस की तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी सवालिया और मनफी बासानी बना सकते हैं। तो जिंदगी में पहली दफा आपको ये क्रक्स सॉल्व हुआ, पता चला। गो के आपके लिए क्रक्स नहीं था, आप तो बस ऐसे ही किए ही चले जा रहे हैं, होते हैं ना रोज। तो आज आपको पता चला कि ये इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन ये आ कहां से जाता है, ये देखें। जैसे यू डू नॉट गो टू कॉलेज, ये देखें, ये मेन वर्ब है और ये डू इसका हिस्सा ना होते हुए भी आ गया है। और ये क्यों आया है? हमें नेगेटिव बनाना था, हमें नेगेटिव बनाना था, तो हमें ऑपरेटर की जरूरत थी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं जिसको हम ऑपरेटर के तौर पे ले लें। तो ये डू जो हमने अपने पास है इसको दिया, अब वो मसला सॉल्व हो गया। अब चूंकि ऑपरेटर हमारे पास है जो हमने इसको दिया है, डू यू गो टू कॉलेज, इंट्रोगेटिव बन गया।
डू यू नॉट गो टू कॉलेज, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया। व्हाई डू यू नॉट गो टू कॉलेज, तुम कॉलेज क्यों नहीं जाते हो। सवालिया और मनफी का मसला हल हो चुकने के बाद आइए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है। पीछे हमने पढ़ा कि ता है, ती है, ते है पढ़ाया जाता, वो एक नॉन सेंसिकल थिंग है। तो लेट्स हैव अ लुक एट ऑन व्हाट प्लेसेस और इन व्हाट यूजेस वी कैन यूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेट्स हैव अ लुक। हमने पिछले तमाम लेसन्स में ये सीखा है कि टेंसेस को इनके टाइम फ्रेम और इस्तेमाल करने की कंडीशन में देखना चाहिए। इस हवाले से जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखते हैं तो ये एक ऐसी सूरत हाल को बयान करता है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरह ना तो जारी है और ना ही इसमें परफेक्ट टेंस की तरह अनडिक्लेयर्ड पास्ट को ही डिस्कस किया जाता है। अब ये एक सिचुएशन हमारे सामने आई कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई बात डिस्कस करते हैं, यानी कि इसका यूज क्या है, तो ना तो इसमें कॉन्टिन्यूटी है। जनरली मैं कह रहा हूं इसमें कॉन्टिन्यूटी भी आएगी आगे, क्योंकि मैंने आपको बताया इंडेफिनिट का मतलब लामहदूद है, तो इसका इस्तेमाल भी बहुत लामहदूद है, इसमें पता नहीं क्या क्या आएगा। और ना ही इसमें अनडिक्लेयर्ड पास्ट है जो प्रेजेंट परफेक्ट से हम पढ़ते हैं, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसी सूरत को बयान करता है जो कॉन्टिन्यूटी और अनडिक्लेयर्ड पास्ट से हटके किसी बात या वाकया की मौजूदगी यानी एग्जिस्टेंस को जाहिर करता है। चूंकि ये अंग्रेजी की चीजें हैं, इस तरह आपने नहीं पढ़ी हुई, तो आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। यानी कि ये एग्जिस्टेंस को शो करता है। मसलन आगे जाके जाहिर है जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो आपको समझ आती जाएगी। नंबर 1, ये टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फैक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फैक्ट के लिए। अब ये देखें, आई लिव इन दीपालपुर, आपको भी पता है मैं दीपालपुर में रहता हूँ, ये फैक्ट है, इसमें कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं, इसमें कोई परफेक्टिविटी नहीं, बट इट डिस्कसेस द फैक्ट दैट आई एम लिविंग इन दीपालपुर, आई लिव इन दीपालपुर। तो ये एज अ फैक्ट आपको बयान कर रहा है। आई टीच इंग्लिश, ये भी आपको पता है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब इसमें भी देखें कॉन्टिन्यूटी और परफेक्टिविटी नहीं है, लेकिन एग्जिस्टेंस है, फैक्ट की एग्जिस्टेंस। नंबर 2, ये टेंस रूटीन के लिए इस्तेमाल होता है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस बनाया गया इसमें रूटीन आ रही है, रूटीन। दे गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, यहाँ भी रूटीन आपको नजर आ रही है कि वो मॉर्निंग को वॉक के लिए जाते हैं। तो 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए जहां ये इस्तेमाल होगा। नंबर 3, ये टेंस नेचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नेचर के इजहार के लिए। मसलन द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ते हैं, ये उनकी नेचर है। अब देखें यहाँ भी कॉन्टिन्यूटी नहीं है, यहाँ भी परफेक्टिविटी नहीं है, और नेचर है, परिंदों की नेचर है कि वो हवा में उड़ते हैं, हमें भी पता है। माँ मदर लव्स मी वेरी मच, मेरी अम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं, ये भी माँ की नेचर है, नेचर डिस्कस की गई है। द गोट ब्लीट्स, भेड़ मम्मियाती है, भैं भैं करती है, ब्लीच का मतलब है भैं भैं करना, नेचर है उसकी, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 4, ये टेंस हैबिट के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए जितनी भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता रहा हूँ, और वो जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टैंडर्ड पे पूरी उतर रही है, आप ये नहीं कह सकते कि उस स्टैंडर्ड पे पूरी नहीं है। अच्छा जी, ही स्पिट्स इन द रूम, अब ये उसकी आदत है, इसमें कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं, इसमें कोई परफेक्टिविटी नहीं, लेकिन एग्जिस्टेंस है, उसकी आदत है तो वो एग्जिस्ट करती है। He abuses everyone, वो हर किसी को गालियां देता है, ये उसकी आदत है, कॉन्टिन्यूटी नहीं है, परफेक्टिविटी नहीं है, बट उस एक एग्जिस्टेंस है उसकी आदत की, एक बात हो रही है उसकी आदत के हवाले से। नंबर 5, ये टेंस यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए इस्तेमाल होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वाटर, ओहो ये मुझसे गलती होगी, वाटर कीप्स इट्स लेवल, पानी अपना लेवल बरकरार रखता है। यहाँ पे कीप बजाहिर है मैं स्लाइड्स लिखता हूँ तो फिर वो मुझसे कोई कहीं ना कहीं कोई, अब इसका मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा आपको। बहरहाल वाटर कीप्स इट्स लेवल, इट भी नहीं आना, कीप्स आना है और इट्स आना है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और अर्थ जो है
ये सूरज के गिर्द घूमती है और हमें पता है ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम तब्दील नहीं करते। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स सी व्हाट इज देयर। अब ये देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट। आइए कुछ सेंटेंसेस की मदद से ऊपर पढ़े गए आइडियाज को डिस्कस करते हैं। जो ऊपर हमने आइडियाज डिस्कस पढ़े हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, अब हम उनको यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ। उसे चुस्त कपड़े पसंद नहीं है, ये देखें यहाँ ता है ती है नहीं आया, ये देखें इसीलिए आपको मना किया था। उसे चुस्त कपड़े पसंद नहीं है, मुझे बताएं ता है ती है आया नहीं आया। वो चुस्त कपड़े पसंद नहीं करता, ये भी वही बात है। उसे चुस्त कपड़े पसंद नहीं या नहीं है, वो चुस्त कपड़े पसंद नहीं करता, एक ही बात हम कर रहे हैं। He does not like tight clothes, ये उसकी नेचर, ये देखें ये उसकी नेचर है कि उसे चुस्त कपड़े यानी कि टाइट क्लोथ्स जो हैं वो पसंद नहीं है। वही पीछे जो हम पढ़ रहे थे, ये फलां को डिस्कस करता है, फलां को फलां को फलां को। स्लाइड्स आपसे शेयर हो जाएंगी, आप याद कर लीजिएगा। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? मैंने ये नहीं कहा कि ता है ती है नहीं है, कि मैं ये बात नहीं करता। तो मैं तो जो स्टूपिड बातें हैं उनसे आपका जहन उठाता आ भी सकता है, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में भी है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा नहीं है। डू यू स्पीक इंग्लिश? अब ये देखें फैक्ट है, वो आपसे सवाल पूछ रहा है, यानी कि यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, इंट्रोगेटिव फैक्ट। तो जो हमने पीछे पढ़ा, मैं नकल नहीं करता, आई डू नॉट चीट, ये उसकी नेचर है और ये फैक्ट है। इनकी फैक्ट है कि वो नकल नहीं करता, उसकी नेचर है कि वो नकल नहीं करता। हम सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं, वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8 इन द मॉर्निंग। ये देखें ये फैक्ट भी है, फैक्ट है कि हम सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं, और ये रूटीन भी है, रूटीन है कि मैं 8 बजे नाश्ता डेली करते हैं, और ये हैबिट भी है। तो देखें ये सेंटेंस इन इन जो आपको एस्पेक्ट्स बताए गए उन पे पूरा उतर रहा है। ये नोट यहाँ नहीं चलता, दिस नोट डज नॉट पास हियर, ये फैक्ट है, फैक्ट आपने बता दिया कि ये नोट यहाँ पे नहीं चलता। ये लड़का अपने माँ बाप से मुशाबिहा नहीं है, अब यहाँ ता है ये नहीं आया, ये देखें, लेकिन बात आपको समझ आ रही है, कॉन्टिन्यूटी नहीं, इसमें परफेक्टिविटी नहीं। ये लड़का अपने माँ बाप से मुशाबिहा नहीं है, ये लड़का अपने माँ बाप से नहीं मिलता जुलता, इस लड़के की शक्ल अपने माँ बाप जैसी नहीं है, अब यहाँ भी ता है ती है नहीं आया। अब ये तीन फिक्रे नहीं है, ये एक ही बात है, सेंटेंस तीन है। उर्दू बोलते हुए हो सकता है आप ये कहें कि ये अपने माँ बाप से मुशाबिहा नहीं है, या आप ये बोल दें ये लड़का अपने माँ बाप से नहीं मिलता जुलता, इस लड़के की शक्ल अपने माँ बाप जैसी नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं। अब एक्चुअली आप एक ही बात कर रहे हैं जिसमें कोई कॉन्टिन्यूटी और परफेक्टिविटी नहीं है। और देखे ता है ती है नहीं आ रहा, दिस बॉय डज नॉट रिजेंबल हिज पेरेंट्स, तो ये लड़का अपने माँ बाप से रिजेंबल नहीं करता। तुम्हें या आपको इसका रवैया क्यों पसंद नहीं? अब ये देखे ता है ती है नहीं है, मैं जानबूझ के ता है ती है के बगैर वाले सेंटेंसेस लेके, जिस तरह पहले भी मैं जब भी आपको मिसाल देता हूं तो जानबूझ के मैं वो एग्जांपल्स लेके आता हूं जो आम रूटीन जो आपके दिमागों में घुसेड़ दी गई है उससे जरा हट के बात हो रही है उसमें। तो तुम्हें या आपको उसका रवैया क्यों पसंद नहीं, जैसे आप बात करते हैं कि यार तुम्हें वो क्यों पसंद नहीं, या क्यों ना पसंद है, यानी कि आपको उसका रवैया क्यों ना पसंद है, तुम्हें उसका रवैया क्यों ना पसंद है, तुम्हें या आपको उसका रवैया क्यों अच्छा नहीं लगता। चले आ गया जी ता, खैर है, तुम उसका रवैया क्यों पसंद नहीं करते, आप उसका रवैया क्यों पसंद नहीं करते, तुम्हें या आपको उसका रवैया किस लिए अच्छा नहीं लगता। अब ये एक ही बात मैं कर रहा हूं। अब जब मैंने ये इस टाइप की बात करनी होगी तो मुमकिन तौर पे मैं इतनी इतनी इतने सारे फिक्रे उर्दू जुबान में उठा सकता हूँ। अब कोई मुझे किसी ने रोका तो नहीं कि मैं किस पैमाने में बात करेंगे, लेकिन इस किसी सेंटेंस में कॉन्टिन्यूटी नहीं, परफेक्टिविटी नहीं, लेकिन एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस क्या है कि उसे उसका रवैया पसंद नहीं है और मैं उस पर सवाल कर रहा हूं उससे, ये एग्जिस्टेंस है। रवैये का नापसंद होने का एग्जिस्टेंस है। Why do you not like his behavior? ये फैक्ट है वैसे बाय द वे, इसलिए तो मैं उससे पूछ रहा हूँ Why don't you like his behavior?
ये स्पोकन टाइप की अंग्रेजी में इसको बोला जाता है। ये डोंट वगैरह ये रिटर्न अंग्रेजी में कभी नहीं लिखते, इनको कॉन्ट्रैक्शंस कहा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शंस का अलग मौजू इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ये देखें, इसलिए मैंने ग्रीन में लिखा है ताकि आपके जहन में रहे कि सर ने यहाँ पे ये बताया था, और वीडियो देखेंगे तो आपको मजीद भी याद आ जाएगा। तो इनको कभी भी राइटिंग्स में नहीं लिखते, फॉर्मल राइटिंग में। इनफॉर्मल राइटिंग में आप लिख सकते हैं। जो इम्तिहान वगैरह आपने देने उसमें तो ये कॉन्ट्रैक्शंस आप बिल्कुल नहीं कर सकते। मालूम नहीं वो कौन है, अब ये देखें ता है ती है नहीं आया। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है, अब यहाँ भी ता है ती है नहीं आया। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, चले जी आ गया ता है ती है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने तो आपकी इस्लाह करनी है, आपको दुरुस्त पढ़ाना है कि आए या ना आए, आपने सिचुएशन को देखना है। आई डोंट नो हु ही इज। ये देखें, आई डोंट, ये डोंट को फिर मैंने ग्रीन में और ब्रैकेट में लिखा कि ये नहीं आप लिखेंगे। आई डू नॉट नो हु ही इज, ये रिटर्न अंग्रेजी में ये आएगा, फॉर्मल अंग्रेजी में। इनफॉर्मल रिटर्न हो या ना रिटर्न हो उसमें चल जाता है। तो डू नॉट को इसलिए, सॉरी डोंट को इसलिए ब्रैकेट में लिखा है कि आई डू नॉट नो हु इज, और स्पोकन वगैरह में इनफॉर्मल अंग्रेजी में हम कह देंगे आई डोंट नो हु इज। तो ये कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सुकेड़ना, इकट्ठा कर देना, तो इसको इकट्ठा कर दिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन का मौजू इंशाल्लाह हम फिर कभी पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का जो लेक्चर था प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुतालिक वो मुकम्मल हुआ। कल इंशाल्लाह इसी मौजू को हम कंटिन्यू करेंगे। एंड वी हैव टू लुक इनटू फर्दर डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट with a few examples of sentences from Urdu to English, so you can translate them and understand them very well. तो चलिए, मैं सब पार्टिसिपेंट्स को अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। कल भी टाइम से आइए, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। सलामत रहिए, शादाब रहिए, अल्लाह हाफिज़।